खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। हमने हमारे तमाम बायोडाटा और एक्टिविटीज आदरणीय मनोज जरंगे साहब के पास दिए हैं। अब उनका फैसला क्या आता उसका भी इंतजार है। नासिर सिद्दीकी साहब को एक ही बोलना रहा क्या उन्होंने कल 4 तारीख है उनका फॉर्म विड्रॉल करना, आज जावेद कुरैशी साहब को सपोर्ट करना चाहिए। पूर्व से हम डॉक्टर साहब के साथ में है, डॉक्टर साहब को चुन के आ रहे, बहुत देर से चुन के आने वाले डॉक्टर साहब देखिए, यस सबसे पहले मैं तमाम मौजूद प्रिंट मीडिया के पत्रकार भाइयों का, यूट्यूब के भाई बहनों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिम्मेदारों का आपका इस्तेमाल करता हूं। मैं आपको पहले हमारे साथ जो बड़ी बड़ी शख्सियतें बैठी हैं, फोन बंद करो, शख्सियतें बैठी हैं या उसको साइंस पे ला दो, उनका तारुफ कराता हूं मैं। आज हमारे पास जो सबसे अहम शख्सियत है वो है देहरी प्रदेश के MIM के माजी अध्यक्ष, यूथ विंग के जनाब नसीम सिद्दीकी साहब जो मेरे सीधे जानी बैठे हैं। दूसरी जानी मानी शख्सियत जो नगर सेवक भी है, उनके भाई हबीब कुरैशी नगर सेवक है, उनकी वालिदा भी है, हमारे दोस्त हमारे भाई करीम कुरैशी साहब। उसके साथ हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ साहब हैं, शहर सदर फैसल खान साहब हैं, एक और हमारे साथी है मुन्ना भाई, वो देहरी से तशरीफ लाए हमारी मोहब्बत में, हमारी दोस्ती में। हमारे साथ बैठे हैं जावेद वहाब साहब। जावेद वहाब साहब को आप सब पहचानते हैं, आपके ही बिरादरी के एक जो बड़ी शख्सियत है सिराज वहाब साहब जो गल्फ अरब न्यूज के एडिटर हैं, उनके छोटे भाई हैं। हमारे एडवोकेट अनीस साहब बैठे हैं, प्रोफेसर सुहेल जलील साहब हैं, फिर हमारे ताबिश भाई हैं, हमारे हारून भाई, अशु भाई, अजहर पठान, हमारे जिब्रान खादरी और तमाम जिम्मेदार खालिद भाई सब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको मुखातिब करने के लिए, आपको बात करने के लिए मैं नसीम सिद्दीकी साहब को माइक देना चाहता हूं। नसीम सिद्दीकी साहब अपनी बात रखेंगे और एक बात फिर मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करता हूं। मैं माइक पहले नसीम सिद्दीकी साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के देहरी प्रदेश के यूथ के साबिक़ अध्यक्ष हैं, उनको माइक दे रहा। आप सभी लोगों को मेरा सलाम है और आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं किसी पार्टी की तारीफ करने के लिए नहीं आया, ना ही मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। मैं एक ऐसी शख्सियत के लिए यहाँ पर आया हूँ जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, हक तलफी हुई है, और सिर्फ इनके साथ ही नहीं, मैं आपको बता दूं अपने बारे में, मैं 12 साल से मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम कर रहा हूँ। दिल्ली की सरजमी पर न जाने कितने प्रोटेस्ट करे, न जाने कितने मजलूम मुसलमानों की आवाज उठाई, और महाराष्ट्र का कोना कोना हर जगह पर मेरे जलसे हुए, और मैं जहां जहां गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहां पर कामयाबी हुई। मैं डॉक्टर साहब के भी इलेक्शन में आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इम्तियाज जलील साहब डॉक्टर साहब से किस बात से खफा है या किस बात से नाराजगी है। मैं इलेक्शन में प्रचार करता रहा, 2019 का इलेक्शन निकला, डॉक्टर साहब कुछ वोटों से हार गए, और हारा क्या, मैं तो कहता हूं कि वो जो साजिशें थी, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब नहीं चाहते थे कि
सामने खड़ी हो, या कोई नुमाइंदा औरंगाबाद से या महाराष्ट्र से जीत का है, क्योंकि सवाल आप लोगों को भी करना है। आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों का हक है सच पूछना। 2019 में जब डॉक्टर साहब ने प्रकाश अंबेडकर साहब से यूटी कराई तो उसका नतीजा यह था कि इम्तियाज जलील साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए, और जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो डॉक्टर साहब को लगा कि अब इसका फायदा विधानसभा में भी होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपनी मांगे रखी 80 सीटों की। अब आप मेरे को यह बताइए कि 2019 में इंतखाबात में वो 80 सीटें लड़ने की कह रहे थे, आखिर अब क्या मजबूरी आई कि वो 16 सीटों पर रुक गए? अरे आपने जमीन पे काम किया होता, 2019 में आपने 51 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा में लड़ाई। इस बार ऐसी क्या मजबूरी जो आप 16 पे अड़े रहे? आपको तो इस बार 51 की जगह 110 लड़ाना चाहिए था। एक सुनो बात होगी ना, अब मैं थोड़ी दूर मेरे पास सवाल आप बाद में पूछो। हमारा एक सवाल है कि डॉक्टर साहब अभी सभा में जा चुके हैं, आपका गुस्सा ठीक है तो आप पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस देना था, आप तो सभा में है, ये सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं, सपा की नहीं है। आपने सुन लिया सर, डॉक्टर साहब ने पहले आपको सारी कहानी सुना चुकी है जलील साहब। ये मेरी बात सुनिए, मैं आपके बोलने से मैं सपा की तारीफ तो नहीं कर सकता हूँ। ये सपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सच्चाई का कॉन्फ्रेंस है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारे सपा के मौजूद नहीं है। ये डॉक्टर साहब की तारीफ में आए। अगर कोई किसी से इलेक्शन लड़ता है तो हक बनता है कि जरूरी नहीं कि हम पार्टी की तारीफ करें। मैं बात करता हूँ, सुनिए नसीम भाई की बात आपने सुनी। नसीम भाई से जो सवाल सुनिए नसीम भाई से जो सवाल पूछना है वो मौका दिया जाएगा। मैं एक दो बातें उसमें ऐड करना चाहता हूं। इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट देखें। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की जमीन जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की जमीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा के नाम पर भाड़े पट्टी साल के 500 रुपए किराए से दी गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे हुकूमत में, अपनी पत्रकारिता का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये जमीन हासिल की है, उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यंदों से ये काम करना कि 500 रुपए में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की जमीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडवी प्रेयर पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खदमों पर बैठेंगे, ये पूरी जमीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी रोज कर, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूं। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है इम्तियाज जलील ने किया है। तो बगारी करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की थी। ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जायमा रोड का जो ऑफिस है
और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडोरी की वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता तो बताता हूं कि तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी। एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं, तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल उनसे पूछना है उनसे पूछिए, और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है। उनके नजदीक के साथी जावेद वहाब साहब और उनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाली नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर यह फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। तो ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की मदद और उनकी बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवालात थे, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें क्यों दिए थे, किसकी मदद कर रहे थे, और उसके बाद करीम कुरैशी साहब की आमद। अब आपको जो सवाल पूछना है एक एक से पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो गई है, खाने का वक्त भी हो रहा है। करीम साहब ने जो सपोर्ट किया है उन्हें उनके शब्दों में बोलना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे। देखो, अरे माइक देता है, क्यों फिक्र करा था, क्या फिक्र करा। और तू को मैं माइक दो बोले वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक करेगा, डिक्टेट थोड़ी कर सकते। एक मिनट, एक वक्त में का जवाब दूंगा मैं, आपका जवाब, इनका जवाब दूंगा मैं। आपका क्या कहना था? कोई जरूरत नहीं है बोलने के वास्ते। जावेद जवाब, आप जवाब दो। मैं देना हूँ साहब जवाब। नहीं मगर तुमसे हाउ कैन दे इंसिस्ट यू, आप इंसिस्ट कैसा कर सकते? अरे मगर ऐसा मत। मैं मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसा उनकी इधर से धोखाधड़ी मिली वैसे मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। जो क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे, कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने भाग भरा था, 10 में से कभी मुस्लिम को देंगे। 1 नंबर पे मेरा स्टैंड था। बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, इसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हो वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे को इस्लाम था, डॉक्टर साहब को मैंने गिराया।
आज इसलिए उनके साथ में मैं खड़े हुए उनके साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। वाह वाह, चलो आओ देशमुख साहब सुने सुने सुने। आप दोनों की लड़ाई अतुल साहब हमारे सीट एक ही से भाजपा से सीट चुन के आना है हमको बस। ये समझदारी इसी में है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं। हमारा ये बोलना रहा इम्तियाज जलील साहब से, कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। अरे कौन जरूरी यार, क्या बात करे तो। अरे वो इम्तियाज जलील वो मांडवी प्रेस नाही माझा मी आपल्याला सांगू की तुमचे फक्त जलीलच्या विरोधातच असं म्हणून लढताय? नाही त्याला काय प्रश्न बाकीचे विषय नाही का काय? आहे ना. तुम्ही सर्व प्रश्न ते जलील विरुद्ध तुमची फक्त ही निवडणूक जलील विरुद्धच आहे का? ऐकून घ्या, मी गेल्या 10 वर्षापासून माझ्या या मतदारसंघात काम करीत आहे आणि मी मतदार नोंदणीचे फार मोठं काम केलेले आहे। माझी ही भावना आहे, माझा हा पक्का विचार आहे की इम्तियाज जलीलने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी MIM पक्षाकडून माझा तिकीट कापला आहे, म्हणून मला इम्तियाज जलीलबद्दल बोलावं लागणार। ते जे कट करत आहे ते मला सांगावं लागणार आणि आमची लढत भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अतुल सावे यांच्या विरुद्ध आहे। आम्ही हे निवडणूक जिंकणार। डॉक्टर साहेब 97 डॉक्युमेंट्स तुम्ही आता दिलं, त्यांच्याबरोबर 10 वर्ष काम केलं, त्यावेळेस तुम्हाला हे माहिती नव्हतं का? आज तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे। काही बाबी आम्ही अंतर्गत पक्षामध्ये सांगितलेले आहे। मी हे डॉक्युमेंट बॅरिस्टर असुद्दीन साहेबांना सुद्धा दिलेला आहे। मी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगितले आहे। मला माहित आहे अंबादास दानवेला मतदान करण्यासाठी काय झाला। मला माहित आहे विधानसभामध्ये युती कशी तोडण्यात आली वंचित बहुजन आघाडीपासून, हे पार्लिमेंटचे 5 सीट कसं देण्यात आलं, ह्या सर्व गोष्टी मी पक्षश्रेष्ठींच्या समोर मांडलेले आहे। डॉक्टर साहब, इम्तियाज जलील साहब का स्टेटमेंट है कि नई सरकार में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अब ख्वाब देखने का अधिकार हर एक को है भाई, हम थोड़ी बोल सकते ख्वाब मत देखो। नहीं क्या बोले, समझा नहीं, कौन सा सफर? दिल्ली से मुंबई का हैदराबाद का? यहाँ से दिल्ली गए, उसके बाद भाई कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इम्तियाज जलील के दबाव में ब्लैकमेलिंग में आ गए। फिर मैंने अबू आसिम साहब से बात की, अबू आसिम साहब ने गले लगाया, मदद की। वैसे भी समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरी बड़ी पार्टी है, उनके पास 45 खासदार है, 125 MLA है, और भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की है, समाजवादी पार्टी नंबर 3 की है। अबू आसिम भाई से मेरे पुराने रिश्ते हैं, ताल्लुकात है, अच्छा इंसान है, उन्होंने मुझे ये भी फॉर्म किया। अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, अभी देना बहुत मुश्किल है, इस वास्ते कि आज की डेट में बिहार में 1 MLA है, महाराष्ट्र में 2, हैदराबाद में 7 MLA और 1 MP, बाकी कॉर्पोरेशंस में है। MIM का नंबर काफी नीचे है। नगर सेवक आपके साथ में है क्या? अरे भाई, सब बातें तुमको बता देंगे तो सामने वाले होशियार नहीं होंगे क्या? अरे भाई, तुम अजमत पठान ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे यार? उन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमानों को पैसे देकर टिकट सत्तानवे। देखो,
मैंने वही बताया। मैं एक बात मानता हूं, जमहूरियत में हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है। अगर कोई उम्मीदवार आजाद खड़े रहता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके उसको गुजारिश करूं, समझाऊं। ये बोलने का कि तू पैसे खा के खड़ा, बहुत गलत बात है। तो मेरा ये कहना है कि तुमने जो 5 पार्लियामेंट के कैंडिडेट खड़े करे थे, तो फिर हमने क्या बोलना। मैं हर अपक्ष उम्मीदवार या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार जो मुसलमान है उसको हक है ना भाई। अगर उसको हक नहीं है तो तुम कौन होते उसका हक छीनने वाले। और मेरी अप्रोच ये है कि उनको जाके समझाना चाहिए, मनाना चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर उनका करना चाहिए तो करें। जब एमआईएम पार्टी कुछ नहीं होते हुए पूना में उम्मीदवार देगी, 807 वोट देगी, साउथ सेंट्रल बॉम्बे में देगी, तो उस वक्त ये तत्व तुम्हारा कहां गया था। मैंने नहीं कहा भाई, ये इम्तियाज जलील का कहना है। इम्तियाज जलील का कहना ऐसा रहता, हमने किए तो सब माफ, किसने कुछ किया तो फिर पैसे खाया। खैर छोड़िए, ये बात उनकी जवाब देनी। समाजवादी पार्टी के किए गए उसमें आपकी कार्याध्यक्ष थे, प्रदेश कार्याध्यक्ष थे, आपने विरोध नहीं किया या आपके बारे में समझे मैं क्या बोले? जब टिकट बांटे गए आप पद पे थे। देखो भाई, बहुत सारी चीजें कागज पे होती है, बहुत सारी चीजें अंदर से सेट होती है। हमको तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा वक्त भी हम पर आएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमको 3 मिनट की बात भी नहीं कर सकेंगे। 21 सितंबर को मैं गया दारुसलाम, साहब की गाड़ी के पास खड़े के हाथ जोड़ के बोला, साहब मुझे 5 मिनट विधानसभा के बारे में बात करने का है। उन्होंने कहा मैं स्कूल के फंक्शन को जागा, शाम में मुशायरे में आ जाओ, और हैदराबाद का मुशायरा तुमको मालूम नहीं होगा और दावत भी मालूम नहीं। वो क्या होता, 10 बजे शुरू होता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप आपकी बात इससे पहले कह चुके हैं, हम लोग सब मांगे आपने कितना अन्याय हो। मेरा पर्टिकुलर सवाल था, हमको बताया ही नहीं गया ये डिसीजन मेकिंग। आपने विरोध किया था या आपको मालूम नहीं? हमको पूछा ही नहीं गया, हमने विरोध भी किया था, मालूम भी नहीं हमको। क्यों नहीं मालूम? ये फैसले कुछ इस अंदाज में किए गए कि हमको तो समझ में भी नहीं आया। हम तो समझ गए थे फैसले ऐसे कर गए ये कि सब दरवाजे हमारे बंद करके डिक्लेयर करने वाले थे। आप पूछिए। कांग्रेस में आप मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं, क्या आपको चुन के आने के लिए दूसरे समाज की वोटों की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है? ऐसा हम आए बस मुस्लिम की बात चल रही है। नहीं, देखिए, नहीं, सुनो। देखिए, अभी कुछ जो क्लासेस है हमारे समाजवादी पार्टी के, जो बहुत से एमपी है, हम उनको बुला रहे हैं। एमआईएम में जब मैं था, दूसरे समाजों के पास जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, मगर अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं हर आदमी के पास जा सकता हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं। एमआईएम में जिनसे पर्सनल रिलेशन थे वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे, जिससे पर्सनल रिलेशन नहीं थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के पास तकरीबन 37 एमपी है, उसमें से कई ओबीसी भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है। वो सब आएंगे, हम उनके माध्यम से उस बेल्ट पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, अभी 1, 2, 3 दीपावली की छुट्टियां थे, दीपावली का मौसम चल रहा था, हिंदू भाई दिवाली मना रहे थे। हम उनके पास इंशाल्लाह कल परसों से पहुंचेंगे। तीसरी बात, अभी चुनाव प्रचार का काम कायदे से शुरू नहीं हुआ है। हम बाजा बजा रहे हैं, दूसरे भी लोग बाजा बजा रहे हैं। निबंधक की प्रक्रिया में विड्रॉल की डेट है 4 नवंबर। 5 नवंबर से सही प्रचार और सही रूपरेखा बनेगी। तो उसके इंतजार में तो बैठे यार, तुम भी बैठे, अभी बैठे क्या? एक भाई का जवाब देगा। आपका क्या कहना है? मनोज जरांगे की लिस्ट में
आपका भी नाम है क्या? भाई हमने अपना केस उनके पास पुटअप किया है। हमने हमारे तमाम बायोडाटा और एक्टिविटीज आदरणीय मनोज जरंगे साहब के पास दिए हैं। अब उनका फैसला क्या आता उसका भी इंतजार है। वो इंतजार आपको सबको है, मुझको भी है। सर, महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष समाजवादी पार्टी आहे आणि महाविकास आघाडीचे कॅन्डिडेट शेवाळे आहेत पूर्वमध्ये। तुम्ही पण स्वतंत्र लढताय। अरे आपके मालूमात कम है। अभी मैंने जो लिस्ट देखा ना, राजू वैद्य जो शिवसेना उबाटा के अध्यक्ष है, उनका नाम भी याद ही नहीं है। और पांडुरंग तायरे पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के, उनका नाम भी उनकी निशानी के साथ में है, यानी ये भी फॉर्म दिया गया है। ऐसा हो सकता है किसी जगह पर महाविकास की जो पार्टी के जो हिस्से हैं उनमें फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। सिद्दीकी साहब, एक प्रश्न आपके लिए है। आप एमआईएम के खिलाफ हो या समाजवादी के साथ हो? ये सवाल मैं ना ही समाजवादी के साथ हूँ ना एमआईएम के खिलाफ हूँ। मैं इम्तियाज जलील के खिलाफ हूँ, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ हूँ। मैं अपनी पार्टी की ताई तब्दीली करूंगा। मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चाहे मैं जमात में रहूं या ना रहूं, मैं इम्तियाज जलील के खिलाफ हूँ, क्योंकि उनके काम कोई भी ऐसे नहीं है जो हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए बने हो। मैं उनके खिलाफ हूँ। देखो, ये फैसला मेरा शायद अबू आसिम आजमी करेगा। हमारे पास रऊफ भाई है जो समाजवादी के प्रदेश के सेक्रेटरी है। हमारे पास फैसल खान बैठे हैं, पार्टी के जो जिम्मेदार है, जो रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति औरंगाबाद क्या रजो बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति औरंगाबाद तो आप कैसे देंगे? क्या बोलेगी? बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति औरंगाबाद में चल रही है, उसको आप कैसे देंगे? देखो भाई, ये कौन बोला बटेंगे तो कटेंगे? एक नारा चल रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नारा। देखो, नारे देने वाले का जो उद्देश्य है ना, वो बोला मैं हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहता हूं। मेरा उसके आगे जाके कहना है, हम सबको संगठित होना है इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में। हम सबको संगठित होना है अपने हुकूक के वास्ते। हम सबको संगठित होना है आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा खत्म करने। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, आप प्रचार कहाँ से शुरू करने वाले? जैसे अफसर का नाम प्रधान पर गए थे, आपकी जाने वाले? हमारी आज शाम में हमारी सभा जिनसी चौक में हो गई है और वहां से हमारा प्रचार शुरू हो रहा है। ऑफिशियली हमने परमिशन लिया है आज शाम सुबह। आप सबका सोहेल भाई, तो अभी का जो माहौल चल रहा है बहुत चेंज हो गया, पूरा डॉक्टर साहब के फेवर में है अभी जितने भी है तो, और अभी डॉक्टर साहब के साथ में है। और हमारा मध्य की बात है, मध्य से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहां से जावेद कुरैशी साहब चुन के आ रहे और हमारा नासिर सिद्दीकी साहब को ये बोलना आ रहा कि तुम थोड़ा सा दिल बड़ा करो, क्योंकि पार्टी लाने वाले हमारे जावेद कुरैशी औरंगाबाद में जो पार्टी बताए, आज तुम जो जितना ये फॉर्म की बात कर रहे तो वो लाने वाला सिर्फ जावेद कुरैशी है। तो हमारा नासिर सिद्दीकी साहब को एक ही बोलना आ रहा क्या उन्होंने कल 4 तारीख है उनका फॉर्म विड्रॉल करना, आज जावेद कुरैशी साहब को सपोर्ट करना चाहिए। पूरा से हम डॉक्टर साहब के साथ में है, डॉक्टर साहब को चुन के आ रहे, बहुत देर से चुन के आने वाले डॉक्टर साहब।